दोस्तों इस चैप्टर से जीएसएस सीजीएल में पिछली बार सवाल आया था, 2 सवाल आए थे। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं 21 प्रश्न और 100% आप मान के चलिए यहाँ से सवाल बनने वाले हैं। हम करने वाले हैं जनरल साइंस बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। और यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कई बड़े बड़े बाबा जी लोग का नाम। ठीक है, आप कौन से बाबा जी का नाम जानते हैं कमेंट में करिएगा आंसर, और निर्मल बाबा और रामदेव बाबा को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी बाबा की हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, 21 प्रश्न करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन इससे मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारे ऊपर। ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल, सिंपल में लिख सकता था कि एक बहुत बड़े बाबा जी हुआ करते थे अरिस्टोटल, जिनका नाम था, हिंदी में कहते हैं अरस्तु। देखिए अरस्तु एक ऐसे बाबा जी थे जिनकी थ्योरी आपको प्रत्येक चीज में मिल जाएगी। आप देखिएगा बायोलॉजी में, ठीक है, बायो में आपको मिलेगी। आप देखेंगे सोशल साइंस में, वहां पे भी आपको अरस्तु बाबा जी की जो है मिलेगी। हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, देखिए क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, मतलब जितने भी जंगली जानवर, पक्षी वगैरह आसपास जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो जो दिखते हैं उनको वर्गीकृत किया था। ठीक है, वर्गीकृत करने का मतलब समझिए, वर्गीकृत करने का मतलब है कि जैसे आपका मान लीजिए आपकी बहन है जो क्लास 10 में पढ़ती है और आप मान लीजिए 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि क्लास 10 आपकी बहन की जो बुक है वो अलग शेल्फ पे लगी रहती है या तो साइड में लगा रहता है, मतलब एक जगह रखते हैं आप लोग। और क्लास 12 वाला जो बुक है वो अलग रखते होंगे, तो दोनों की बुक अलग अलग रखते हैं आप, मतलब जहां का चीज है वहीं पे आप लोग रखिएगा, अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको मिला मिला के रख देना है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री की कॉपी अलग बनाते हैं, ज्योग्राफी की अलग बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से अरिस्टोटल बाबा ने क्या किया कि हमारे आसपास के जितने ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई कर दिया कि एक काम करते हैं कि वाटर में रहने वाले जीव को हम लोग बोल देंगे जलीय जीव, लैंड में रहने वाले मतलब कि जमीन में रहने वाले में हम बोल देंगे जलीय जीव, और उसमें लिस्ट बना देंगे कि लैंड में रहने वाले भाई इसमें इंसान है, ह्यूमन, जो सबसे क्या है, मतलब बदमाश है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें कई सारे एनिमल है, टाइगर है, डियर है, जो भी है। उसके बाद वाटर में रहने वाले मछलियां हैं, और भी बहुत सारी हैं, स्नेक वगैरह है। ठीक है, स्नेक वगैरह तो दोनों में रहती है। उस तरह से एयर में रहने वाली बहुत सारी बैक्टीरिया है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा था कि जीवों को 3 प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वाटर, दूसरा है लैंड, और तीसरा एयर, मतलब वाटर में रहने वाले जीव, लैंड में रहने वाले जीव, और एयर में रहने वाले जीव। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब आइडिया और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए यहाँ से कितने कितने सवाल बनते हैं। पहली सवाल यहाँ पे कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब आइडिया और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं विकास का सिद्धांत, ये क्या है एक्चुअल में। देखिए विकास का सिद्धांत पहले समझ लीजिए। विकास का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। विकास का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक जमाने में शायद पता नहीं क्या थे, हमारे में शायद पूछ हुआ करती होगी, मतलब कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट बोलते हैं नहीं पूछ नहीं होगी। तो इस तरह से विकास का कई लोगों ने सिद्धांत दिया था। तो इस मेरा भी नाम ऐसे विकास ही है। ठीक है, विकास पाठक। चलिए, तो कई लोगों ने सिद्धांत दिया था, तो चार्ल्स डार्विन बाबा जी एक थे, उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और उन्होंने एक बुक लिख डाली, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब नोट बनाते हैं, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में लिखते हैं, हिस्ट्री का हिस्ट्री में लिखते हैं ना, उसी तरह से ये लोग बड़े बड़े जो बाबा जी हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। ठीक है, एक बुक लिख डाली उसमें, और पूरा उसमें मतलब डिटेल दे दिया कि कैसे 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 लोगों का जो है विकास हुआ, कैसे कैसे पक्षियों का विकास हुआ, कैसे पक्षी का पहले मतलब कि डैना था, हमारा हाथ से मिलता जुलता है, आप ध्यान से देखिएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, बुक का नाम लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीच। सवाल 2 बन गया। तीसरा सवाल यहाँ से बनेगा, 1859 में बुक लिखी गई थी, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग जीव का विकास होता है, इसके बारे में डार्विन बाबा जी ने कहा था। ठीक है, तो ये हमारे डार्विन बाबा जी हैं, देख लीजिए पिक्चर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो डार्विन थ्योरी जो है उसे क्या कहा जाता है, विकास का सिद्धांत जो है, उसके बाद भी और एक सिद्धांत है। ठीक है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ही दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे आपका भी घर में कुछ नाम होगा ना, उसी तरह से इसका भी अलग नाम है, नेचुरल सिलेक्शन भी नाम है इसका, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
क्यों नाम पड़ा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। मतलब प्रकृति जिसको चयन करती है वही रहेगी। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे जो कि बाहुबली है, बॉडी वूडी बहुत अच्छा है, वो शायद यहाँ पे जिंदा रह जाएंगे और बाकी लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। डायनासोर जो था कितना हट्टा कट्टा था, ठीक है, लेकिन डायनासोर आज नहीं है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है कुछ और ही है। नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करती है कि अवस्था कैसी है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है यदि नेचुरल क्लाइमेट को अडाप्ट कर ले, उसको हम लोग नेचुरल अडाप्टेशन की थ्योरी बोलते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि नेचर को यदि वो अडॉप्ट कर रहा है, उसके अनुरूप वो ढल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो जिंदा रहेगा। नहीं ढल पा रहा है तो जिंदा नहीं रह पा रहा है, ठीक है। जैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम निकाल लीजिएगा, फालतू की सिर्फ रिविजन वगैरह पढ़िएगा तो काम नहीं चलने वाला है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए अब इसको हम लोग आराम से समझते हैं कि आखिर ये नेचुरल सिलेक्शन होता क्या। बहुत बच्चा वाली चीज है, हम लोग जो है इसमें टफ मान लेते, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए बहुत सारे कीड़े हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, थोड़ा दिखा दूं। देखिए यहाँ पे क्या है कि लाल रंग के कीड़े हैं और हरा रंग का मात्र एक कीड़ा है, बीटल उसको बोलेंगे ना, बीटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कौवा आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी एक कौवा, यहाँ पे भी एक कौवा। कौवा आया, उसने चश्मा लगाई हुई नहीं थी, मतलब आंख उसका दृष्टि दोष था। अब क्या हुआ, पत्ता में एक कीड़ा सा बैठा हुआ था, एक पत्ता है उसमें कीड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, लाल रंग का कीड़ा, और एक था हरा रंग का और बाकी सब लाल लाल, मतलब 11 कीड़े जो है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 11 कीड़े लाल रंग के और एक कीड़ा जो है वो हरा रंग का। अब हरा वाला जो कीड़ा था, जो कि पत्ता का रंग भी हरा था और कीड़ा का भी रंग हरा, तो इसलिए दोनों का कलर मैच हो गया। तो क्या हो गया, तो ये देख नहीं पाया। जैसे पोलर बियर जो होता है, आपको पता है कि पोल में दिखता नहीं किसी को, क्योंकि व्हाइट उसका भी कलर, और मतलब कि चारों तरफ व्हाइट व्हाइट रहता है, इसलिए वो बच जाता है दूसरे जानवर से, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो कौवा से बच गया, और कौवा ने चश्मा भी नहीं लगाया था, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आगे होगा ये कि अब जो है कुछ लाल जो है, मान लीजिए इसमें 4-5-6 तो खा लिया लाल, टप टप करके जो है ये कौवा ने खा लिया। अब बच गया मान लीजिए 4-5 लाल बच गया, और एक जो है वो हरा वाला तो बच ही गया। ये हरा वाला को यदि खा लेता ये कौवा, तो क्या होता है, ये हरा वाले की वंश खत्म हो जाती, ठीक है, और ये निर्वंश हो जाता, मतलब खत्म हो जाता है, इसका स्पीसीज बनता ही नहीं आगे, ठीक है। लेकिन किस्मत इसकी अच्छी थी, नेचुरल सिलेक्शन हो गई और नेचर ने उसको ऐसा रंग दे दिया कि भाई वो तुम बच जाओ, तुमको हरा दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हरा रंग जिसको डाल दिया, ये गाना भी है ना, हरा रंग डाला किसने तुमको हरा रंग डाला, वही चीज यहाँ पे इसके साथ हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है इसके साथ, आगे होता ही है कि हरा वाला जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि जो है बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेबी जो है बच्चे आते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब आते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ, इसका हरा वाला जो है एक के साथ मान लीजिए 4 फ्री हो गया, मतलब 4-5 इसने बच्चे को जन्म दे दिया। अब क्या हुआ कि लाल वाला थोड़ा सा कम हो गया और हरा वाला ज्यादा हो गया। फिर कौवा आया, फिर क्या करेगा कौवा, फिर तो हरा वाला को खाएगा नहीं, फिर लाल को खाया, और लाल ऐसे ऐसे करते लाल वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेचुरल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जिसका कलर, मतलब जो नेचर के साथ मैच करेगा वो टिका रहेगा भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग सिलेबस पे ध्यान रहिए, जो सिलेबस के साथ टिका रहेगा वही टिका रहेगा यहाँ पे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, 1894 की बात है। उसके बाद रॉबर्ट व्हाइटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसको आर व्हाइटेकर भी हम लोग बोलते हैं, 1969 में, एंड कार्ल वुज हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। इसको क्या कहते हैं, इन तीनों ने, ठीक है, किसने किसने, अर्नेस्ट हैकल ने, रॉबर्ट व्हाइटेकर ने और कार्ल हुज ने। इसमें से व्हाइटेकर का नाम बहुत ही शान के साथ लिया जाता है क्योंकि इनका योगदान सबसे ज्यादा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का। हमने अरिस्टोटल बाबा को देखा कि 3 तरह से क्लासिफाई किया, इन लोगों ने देखा नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ये नहीं चलेगा, ठीक है। पानी में रहने वाले जीव बहुत सारे हैं, जो बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा भाई, हटाओ उस थ्योरी को। तो इसने एक थ्योरी दी और उसके अनुसार किंगडम बनाया गया, किंगडम, ठीक है, कि इस किंगडम के अंदर ये जीव रहेगा, ठीक है। जैसे प्लांट वाला किंगडम होगा, मोनेरा वाला होगा, हम लोग दिखाएंगे आगे। चलिए, तो आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल हमारा, क्लासिफिकेशन व्हाइटेकर प्रपोज है, तो व्हाइटेकर का नाम याद रखिएगा, आर व्हाइटेकर या रॉबर्ट व्हाइटेकर याद रखिएगा। तो इसने कहा था कि 5 किंगडम होंगी टोटल, ठीक है। कौन कौन से किंगडम होगा, चलो देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे वही सवाल है, विच इज नॉट अ 5 किंगडम, कौन सा 5 किंगडम के अंदर नहीं आता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, ठीक है, फंजाई आता है, मतलब फंगस आएगा आपका उसमें, प्लांटिव आएगा, उसके बाद एनिमेलिया भी आएगा, और मॉस्किटो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो एनिमेलिया का मतलब एनिमल होता है, प्लांट का मतलब प्लांट होता है, ठीक है। मोनेरा हम लोग देखेंगे इसमें, प्रोटिस्टा भी देखेंगे। प्रोटिस्टा जैसे प्रोटोजोआ जो है, मच्छर जो होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटोजोआ एक एग्जांपल है प्रोटिस्टा का। फंगस आप लोग देखे होंगे, ब्रेड वगैरह खराब हो जाता है, वो फंजाई हो गया। मोनेरा हम लोग दिखाएंगे पिक्चर में, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग वही प्रश्न, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्किटो नहीं होगा, क्योंकि मॉस्किटो या 5 किंगडम के अंदर नहीं आता है। मतलब कि मॉस्किटो एक ऑर्गेनिज्म है, अच्छी बात है, मगर 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है, वो 5 किंगडम क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसके बाद प्लांटी है, एनिमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, हु प्रपोज 5 किंगडम, ठीक है। तो सवाल घुमा के दे सकता है कि 5 किंगडम जो है किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट व्हाइटेकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा है, by separating organism on the basis of a hierarchy of characteristic into smaller and smaller group, we arrive at the basic unit of classification which is known as, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, किस आधार पे, हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। हायरार्की का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप, मतलब छोटे से छोटा की ओर जा रहे हैं, मतलब पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, इस तरह से हम लोग ये जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे, स्मॉलर टू क्या, स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब पहले स्मॉल होगा, फिर मतलब पहले बड़ा वाला होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे छोटा जो स्पीसीज होगा यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा जो सबसे होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज। देख लीजिए, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो चलिए हम लोग इसके पहले वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, वो अगला सवाल हम लोग अगले सवाल में लेंगे, यहीं पे है वो सवाल, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये स्पीसीज का मतलब है कि ये सबसे छोटा चीज है, मतलब कि ये जो बाबा जी लोग थे, इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किंगडम के आधार पर, हमने बताया था ना किंगडम। अब किंगडम के आगे जो है उन्होंने कहा कि फाइलम होगा एनिमल्स के लिए, और डिवीजन होगा प्लांट के लिए। ये अलग से चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताने से काम नहीं चलेंगे, आप जो है कंफ्यूज कर जाएंगे। उसके बाद कहा कि भाई किंगडम के बाद एक काम करो, क्लासिफाई कर दो फाइलम में, उसके बाद जो है कर दो क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पेसीज में। तो सबसे जो छोटी इकाई है वो स्पेसीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है आप। अब आपका क्या है कि हाथ है, पैर है, ठीक है, आपका आंख है, मुंह है, ठीक है, और हाथ है तो लाइक कर दीजिएगा, यूज करिए हाथ का, ठीक है, सही यूज करिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको करना क्या देखिए, ध्यान से देखिए। अब छोटी जो सबसे छोटी इकाई है, जो आंख बना था, ये किससे बना था, सेल से बना था ना, छोटी से छोटी इकाई सेल होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे छोटी इकाई कौन सी है, सेल है, स्पेसीज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही आंसर हमारा स्पीसीज था। और नेक्स्ट सवाल हमारा यही है कि अरेंज इन हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप। तो सबसे पहले हो जाएगा ये ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा, पहले किंगडम होगा, फिर फाइलम डिवीजन, फिर हो जाएगा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए, कैसे भी आप याद रखना चाहे तो रखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे के, ठीक है, के पी सी ओ एफ, ठीक है, जी एस, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, के पी, ठीक है, के पी सी ओ एफ, और जी एस मतलब जनरल साइंस, ठीक है। तो के पी जी ओ एफ, ऐसे सी ओ एफ, तो ऐसे करके आप याद रखिए, तो याद रख सकते हैं। सी ओ एफ का मतलब कॉफी याद रखिए, ठीक है। तो के पी कॉफी, ठीक है, सी ओ एफ, उसके बाद जी एस, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, हमें पता है कि ट्रिक अच्छा नहीं था आज, मुझे पता है। उसके बाद मोनेरा की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है कि जितने भी किंगडम है, मतलब जितने भी एनिमल्स वगैरह है, उनको क्लासिफाई किया गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, उसके बाद हमने देखा एनिमेलिया, फिर हम लोग देखा प्लांटी, ठीक है। तो इसमें से जो मोनेरा है वो क्या होता है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रोप भी होता है, हेटरोट्रोप भी होता है। ऑटोट्रोप का मतलब होता है स्वपोषी, मतलब जो खाना अपना खुद बना सकता है, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है। या प्लांट के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, जैसे आप देखेंगे तो शैवाल वगैरह, ठीक है, तो वो खुद ऑटोट्रोप्स होते हैं, खुद बनाते हैं खाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोट्रोप भी होता है, हेटरोट्रोप, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर आप देखेंगे तो खुद खाना बना सकता है, और कुछ कुछ कोरिया होता है जो अपने से खाना बनाता नहीं है,
ठीक है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ। तो कोरिया वाला हेट्रोट्रोफ हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है हेट्रोट्रोफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए यही है मोनेरा बाबू, ये है मोनेरा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मोनेरा का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, विच वन इज ट्रू फॉर मोनेरा? मोनेरा के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए, डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस समझते हैं आप? जब सेल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे मान लिया सेल है ना, तो सेल का एक सेंटर होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें आरएनए डीएनए आपने पढ़ा होगा, आरएनए डीएनए। ठीक है, तो हम लोग जब आगे देखेंगे उसको, तो ये सब जो चीज होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे पूछा डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें वैसा कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिल्स नहीं होती। ऑर्गेनिल्स का मतलब बाबू लोग देखिए, ऑर्गेनिल्स का मतलब हुआ कि एक ऑर्गन के तरह से, ऑर्गन से बना ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कोई फंक्शन करता हो, काम करता हो, उसको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। अब बोलोगे सर कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। हम लोग सेल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। अरे हमारे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर भी होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिल्स। समझ रहे बात? जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें तो ये एनर्जी को स्टोर रखने का काम करता है, तो अलग काम किया ना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। समझ गए बात? तो इसके जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है, मोनेरा के लिए। यहाँ पे हमने देखा था ये मोनेरा के लिए था, तो मोनेरा वाला जो है ये बिल्कुल ऑप्शन ए भी सही है। बी देख लेते हैं, नॉट डू एनी वन ऑफ देम सो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन। ठीक है, इसमें बोला कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है उसमें जो मल्टी सेल्यूलर दिखाता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम कुछ के पास सेल वॉल्स होती है, मतलब सेल जो है उसका वॉल होती है, मतलब ऐसे करके बाहर में वॉल्स होती है, सेल वॉल्स। ठीक है, उसके बाद तो सारा यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, मोनेरा के लिए ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए ऑर्गेनिल्स के बारे में हमने बताया है, तो ऑलरेडी हमने कवर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिखा भी दिया। देखिए जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर में आपको दिखेगा। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब हम लोग सेल पढ़ेंगे उस टाइम मजा आएगा। ठीक है, चलिए मोनेरा इंक्लूड्स, मोनेरा के अंदर क्या क्या होता है? मोनेरा के अंदर क्या क्या होता है? मोनेरा का एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया, उसके बाद ब्लू अलगी, जो ग्रीन अलगी होता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो सवाल हो सकता है कि पूछ दे कि जो ग्रीन अलगी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा, उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों सही होगा। ये मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी आता है, उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी भी आता है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा भी आता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा सर ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, थोड़ा बताइए। देखिए माइकोप्लाज्मा आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये भयानक डीएनए होता है। ये आप जब देखे होंगे तो आपको कोरोना की याद आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गई माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग बात करें तो ये शैवाल आप देख पा रहे हैं, ये शैवाल है। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, शैवाल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, देखिए शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक है, तो ये जो होता है ये अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, सनलाइट की मदद से ये खाना खुद बनाता है। आप लोग देखा होगा तालाब, गंदा वाला तालाब में ये सब रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है विच वन इज नॉट प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा इसमें से कौन सा नहीं है? यूनिसेल्युलर अलगी, डाइटम्स, प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल जो है ये नहीं है प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमने इसके पहले देखा मोनेरा था ना। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ क्या देखा हमने, मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया था, तो साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ मोनेरा। तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, और जो मैंने डेटा दिया यही याद रखिए, काफी है। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है साइनोबैक्टीरिया सही आंसर हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये एग्जांपल ये आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है उसके। नेक्स्ट सवाल है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटिस्टा की हम लोग बात करते हैं तो पी से प्रोटिस्टा, पी से प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ जो होता है वो एग्जाम्पल है किसका, प्रोटिस्टा का। ठीक है, किसका, प्रोटिस्टा का। हमारे दांतों में भी प्रोटोजोआ हो जाता है। ठीक है, कई लोगों को पायरिया वगैरह होता है, कई लोगों का दांत जो है ना देखेंगे कि हरा हरा जो मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोटोजोआ उसमें हो जाता है। ये प्रोटोजोआ जब पेट में जाता है ना तो हमें नींद आने लगती है ऐसे ऐसे। ठीक है, कई लोगों को शायद वीडियो देख के नींद आ रही होगी, पता नहीं। तो वो शायद हो सकता है प्रोटोजोआ का प्रकोप हो या वीडियो खराब हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो प्रोटिस्टा हमने क्या देखा,
प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रोपिक भी होती है, मतलब खाना खुद भी बना सकता है, और ये हेट्रोटोपिक भी होती है, मतलब खाना खुद भी नहीं भी बना सकता है, मतलब इसमें भी कोढ़िया लोग होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा, मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजुआ इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मलेरिया पैरासाइट जो प्रोटोजुआ होती है वो किसका एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है प्रोटिस्टा का। हमने बता दिया, पी से प्रोटोजुआ और पी से प्रोटिस्टा, ठीक है, तो आराम से याद रहेगा ये। नेक्स्ट सवाल हमारा, विच इज नोन एज ग्रीन प्रोटोजुआ। ग्रीन प्रोटोजुआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? तो यही यूग्लिना। नेक्स्ट सवाल हमारा, फंगी। तो फंगी जो है वो क्या है? तो ये एक हेट्रोट्रोफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब पूछो कैसे, एग्जांपल बताइए। आपने कभी ना कभी ये खाया होगा, ठीक है, ये तो पेड़ वाला, ये आपने नहीं खाया होगा, मतलब कि जो मार्केट वगैरह में मिलता है या धान के खेत में, हमने तो बहुत बचपन में जो है तोड़ तोड़ के लाते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, हालांकि दुकान से अब लाना पड़ता है समय का, ठीक है, वो बचपन अब नहीं है, ठीक है, पहले वाला जो बचपन है अभी अभी वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो मशरूम होता है ना, मशरूम, मशरूम एग्जाम्पल है इसका, किसका? फंगस का। आपने ब्रेड में भी या खाना में भी कभी कभी या अचार वगैरह में फफूंदी देखा होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का, वो फंगस है। क्या है? फंगस है। हमारे बॉडी में भी फंगस हो जाता है, दाद हो जाता है ना कभी कभी, वो क्या है? फंगस है, ठीक है। तो फंगस क्या करता है? अपने से खाना नहीं बनाता, दूसरे का खाना लेता है वो। जैसे हमारे बॉडी में हो जाएगा तो हमारा जो खून है, हमारा जो मतलब कि न्यूट्रिशन है वो चूस रहा है वो, ठीक है, मतलब वहां का जो सेल है उसको डेड कर देगा, खराब कर देगा। पैर में बहुत ज्यादा होता है, पैर में, पैर के नीचे में, उंगली के बीच में, ठीक है, तो समझ रहे हैं बात। उसी तरह से ये फंगस मशरूम भी एग्जाम्पल है जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या था? सवाल आप समझ गए हेट्रोट्रोप क्यों है, ठीक है। तो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड करता है। सड़ा गला चीज पे भी ये उग सकता है, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉ हो गया, स्ट्रॉ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुआल, जिसको बोलते हैं नरवा बोल देते हैं हम लोग, मतलब कि जो धान काट के जो हम लोग लाते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो उसको आप पानी में रख दीजिए बरसात में, देखिएगा सड़ेगा, तो उसमें भी होता है। तो उसका जो न्यूट्रिशन है इसने ले लिया, उसमें वो बन गया मशरूम, जिसको हम लोग छाती बोलते हैं, कुकुर मुत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा, फंगी जो होती है सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर। ये वाला प्रश्न एग्जाम में जैसे सीजन में पूछा था, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो ये चिटिन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आप देखना चाहेंगे जरूर, देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो सुगर है ना, यहाँ पे सुगर आप देख पा रहे हैं, ये चिटिन का एग्जाम्पल है। ये काफी इसको प्रोटेक्ट करता है, ये काफी टफ होता है, ठीक है, टफ कॉम्प्लेक्स सुगर होता है ये। तो शुगर से आपको याद हो गया होगा, कोरोना में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फंगीज। एग्जाम्पल जो होती है फंगी का क्या है? तो यहाँ पे ईस्ट भी है। ईस्ट हम लोग पता है कि ब्रेड वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, और भी बहुत तरह की चीजें जब हम लोग बनाते हैं जैसे इडली वगैरह, तो उसमें भी शायद ईस्ट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मोल्ड है, उसके बाद मशरूम है, ऑल ऑफ दी। ये सारा एग्जाम्पल फंगी का ही है। चलिए हम लोग देखना चाहेंगे एग्जाम्पल को, देखिए ये क्या है एग्जाम्पल? ये ब्रेड है, ब्रेड खराब हो गया नहीं, तो ब्रेड खराब हो गया, तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है मोल्ड का। किसका एग्जाम्पल है? मोल्ड का ये एग्जाम्पल है। जो काला काला देख रहे हैं ना ये, ठीक है, काला काला, तो यही है मोल्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड। देखिए कुछ फंगल स्पीसीज ऐसे होते हैं जो दूसरे मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर रहने वाला काम करते हैं लोग, इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी। सहजीवी नाम से पता चल रहा है, मतलब कि आपस में मिलजुल के रहना, आपस के से मिलजुल कर रहने का मतलब इंसान जो है ऑप्शन में रहेगा तो इंसान वाला टिक करके नहीं आ जाएगा, ठीक है, उस तरह से मिलजुल के नहीं। मिलजुल के रहने का मतलब है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आपने कभी ना कभी ये दाल का पौधा वाला एग्जाम्पल सुना होगा, राइजोबियम, आपने बैक्टीरिया सुना होगा नाम, ठीक है। राइजोबियम एक ऐसी बैक्टीरिया है जो दाल के नोट्स में रहती है, रूट नोड्यूल्स उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये दाल की जो गांठें हैं ना, ये गांठ, मतलब कि दाल का जो रूट होता है उसमें गांठ होता है इस तरह से, ठीक है। इसमें जो है आपको राइजोबियम बैक्टीरिया दिखेगा। ये क्या करता है देखिए, ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, कितना परसेंट है कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन में काफी जो है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 70% के आसपास में, मतलब चूंकि आपको कमेंट में बोला है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, मतलब 70% के आसपास है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट सीधा सीधे नहीं ले पाता है कि ऐसे हम लोग खींच लिए, मतलब कि ये प्लांट नहीं ले पाता। ये नाइट्रोजन बहुत अच्छा चीज होता है, आपको पता है यूरिया वगैरह जितने भी प्लांट के लिए जो उर्वरक वगैरह बनता है, ये सारा जो है खाद वगैरह, ये नाइट्रोजन से ही बनता है।
ये नाइट्रोजन मान लीजिए या पौधा यदि हवा से ले पाता तो कितना बढ़िया होता, ये पौधा कितना बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता वो। इसकी सहायता कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ये क्या करता है बैक्टीरिया कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और वो कन्वर्ट कर देता है एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होता है? ये कंपाउंड काम करता है इसके रूट नोड्यूल्स को, और ये कंपाउंड जो है ये पौधा जो है ले लेता है मिट्टी में, चूंकि ये छोड़ देता है। ये जो बैक्टीरिया है ये रूट में रहेगा और मिट्टी में छोड़ दिया तो आराम से ये क्या करेगा, पौधा ले लिया। तो इसमें दो फायदा हुआ, एक तो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट का जो है मतलब खून चूस रहा है, मतलब खून तो नहीं होता है लेकिन इसका जो न्यूट्रिएंट है वो चूस रहा है बैक्टीरिया, लेकिन इसको इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है, खून जरूर चूसा मतलब उसका न्यूट्रिशन जरूर लिया, लेकिन बैक्टीरिया ने इसको दे भी दिया। तो एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, तो एक हाथ से लिया दिया वाला काम होगा, तो उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसका और बहुत सारे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आगे, क्वेश्चन वही लिया मैंने। विच वन ऑफ दिस शो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? तो यहाँ पे राइजोबियम, तो राइजोबियम हो जाएगा आंसर। तो राइजोबियम से यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे प्लांट भी लिखा रहेगा। तो लिग्यूम जो प्लांट होता है, लिग्यूम्स का मतलब दाल वाला प्लांट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? काव है, तो काव नहीं होगा। ऑप्शन सी लाइकन है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो लाइकन भी होता है और राइजोबियम दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। आप पूछोगे सर ये लाइकन क्या नाम है, तो आपने बता दिया, मैं दिखा देता हूँ। सारी चीजें आपने देखी है, ठीक है, बस नाम से आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये पेड़ में आपने देखा होगा, पेड़ का जो छाल होता है ना, वो पेड़ में ये ऊपर में इस तरह से रहता है, ठीक है, मैं जूम करके थोड़ा दिखा दूं, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर आपने देखा होगा। तो यही एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपका लाइकन का, ठीक है, ऊपर में इस तरह से रहता है। जो गांव में रहते होंगे ज्यादा देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये वाला तो हो गया था आंसर, नहीं क्या आंसर था, ये वाला तो हो गया था। लाइकन के बारे में थोड़ा बता दूं, लाइकन होता क्या है? लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंगस। मतलब ये वाला जो चीज देख रहे हैं इसको लाइकन बोलेंगे हम लोग। इसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या क्या होंगी? एक तो अलगी होगी, क्या होगी? अलगी। और दूसरा होगा फंगस, मतलब फंजाई। दोनों चीज इसमें होती है। अब दोनों को फायदा कैसे होता है, दोनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है ये, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैप्रोफाइटिक भी देखेंगे, सैप्रोफाइटिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे अलगी और फंगस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपस में क्या करते हैं, जैसे अलगी है, ठीक है, अलगी और फंगस। तो अलगी का पानी को रोक देता है फंगस। फंगस क्या करेगा, ऊपर से उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, किसको? इसको, अलगी को। फंगस ने ऊपर से बिल्कुल चारों तरफ से कवर कर दिया अलगी को, ठीक है। अलगी को कवर करने के कारण क्या हुआ कि इसका जो अलगी का पानी है वो बाहर निकल नहीं पाया, जिससे इसकी न्यूट्रिशन बनी रहेगी। तो अलगी को यह फायदा हो गया। और यहाँ पे जो है मतलब कि अब बताइए फंगस को क्या फायदा होगा? तो फंगस जो है वो अलगी से न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों को फायदा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि अल्की लाइकेन का यूज क्या है? तो डाई बनाने के लिए, मतलब कलर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है मतलब दवाएं बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जड़ी बूटी वाले दवाई।